हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज अपने लक्ष्य बेस्ड सीरीज में मैं एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ, वो है जनजातियाँ, ट्राइब्स। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे कि प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी जनजातियाँ कौन से राज्य से संबंधित हैं। ठीक है। और ये सारी चीजें देखने के बाद फिर हम आगे देखेंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी। ये सबसे लास्ट के टॉपिक में हम देखेंगे। इसके पहले एक एक करके हम कवर करेंगे। इसकी सबसे ज्यादा हम ध्यान में रखेंगे इसमें एक एक टॉपिक को कि कौन सी जनजातियां कौन से राज्य में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य कौन सा है, कौन सा वो हमारा संघ शासित प्रदेश है जो सबसे ज्यादा जनजातियों वाला है, और फिर कौन से राज्य में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। वैसे तो भारत की कई प्रमुख जनजातियां हैं जो हमारे देश की संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक चीजों को आपको बताते हैं जनजातियों के बारे में। ठीक है। वो है जैसे कि हम सबको पता है या फिर नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके कुल जनसंख्या का, भारत में कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 8.64%, 8.64% जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। 4% पाई जाती हैं। कितना? भारत की कुल जनसंख्या का 8.64%। ठीक है। और अगर इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य वाला सॉरी राज्य दो है जहां पे सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं। पहला है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है। और दूसरा है हमारा उड़ीसा। क्या देख लिया हम? सबसे पहले हम देखें कि कुल जनसंख्या का 8.64% जनजातियां हमारे भारत में है। ठीक है। और सबसे ज्यादा वो जो जनसंख्या है 8.64 का, उसमें सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो ये जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पाई जाती है, बाकी राज्यों में भी जो पाई जाती है, वो सबसे ज्यादा उनका जो बड़ा समूह है, सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, वो कितना है वो देखते हैं और कौन सी है। ठीक है। जनगणना सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार तीन ऐसी जनजाति समूह है। कितना? एक, दो और तीन। तीन ऐसी जनजाति समूह है जो सर्वाधिक प्रतिशत में है। ठीक है। पहले है हमारा गौड़, गौड़। और दूसरा हमारा भील जनजाति। और तीसरा है संथाल जनजाति। पॉइंट क्या है? ये जो गौड़ जनजाति है और भील जनजाति और संथाल जनजाति, लेकिन इसमें क्या पॉइंट है कि जो संथाल जनजाति है ये मिजोरम के 95% जनसंख्या है। ठीक है। ये
मिजोरम के 95% जनसंख्या की आबादी है। ठीक है ना। क्या पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार 3 ऐसी जनजातीय समूह हैं जो सर्वाधिक हैं। वो है पहला गौड़, और दूसरा भील, और तीसरा हमारा हो गया संथाल जनजाति। ठीक है, जो मिजोरम में 95% जनसंख्या वाली आबादी है, मिजोरम है वो। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम देखते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जनसंख्या की आबादी सबसे ज्यादा है? वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में देखेंगे तो कितने परसेंट जनजातियों की संख्या है? वो 95% जनजातियां पाई जाती हैं। कहां पे? लक्षद्वीप में। इनकी आबादी 95% है। कहां पे? लक्षद्वीप में। ठीक है, उसके बाद अब एक पॉइंट और आता है कि सबसे कम या फिर कहां पे बिल्कुल ही नहीं पाई जाती। अगर पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे कम जनजाति कहां पाई जाती है। ये है सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो यहां पे सबसे कम संख्या में गोवा में जनजातियों की सबसे कम संख्या है, वो गोवा, और पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये तो हो गया सबसे ज्यादा जनजातियों की यहां पे आबादी है 95% लक्षद्वीप में, लेकिन सबसे कम गोवा में है, और दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। लेकिन ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पे जनजातियों पाई ही नहीं जाती, जनजातियों की संख्या ही नहीं है? वो कौन से राज्य हैं? वो है हमारे जहां पे जनजातियां नहीं पाई जाती। जनजातियां नहीं पाई जाती, वो कौन कौन से राज्य हैं? 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। पहला है हमारा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, ये ऐसे 4 स्टेट हैं, या फिर इसमें यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में है, जहां पे आपको जनजातियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। ठीक है, और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऐसी कौन सी जनजातियां हैं जो सिर्फ पशुओं पे उनका जीवन यापन चल रहा है, पशु पालते हैं बस। ठीक है, उनका जीवन यापन जो सरवाइव कर रही है वो सिर्फ पशुओं के सहारे। ऐसी 2 जनजातियां हैं, तो जनजातियां हैं जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहला है टोंडा, और दूसरा है बक्करवाल। ठीक है, अब ये जो टोंडा और बक्करवाल है, इसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं। टोंडा जनजाति ये है, आपको तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों पे मिलेगी। ठीक है, समझ आया? 2 ऐसी जनजाति हैं जो पशुपालन करके अपना जीवन यापन करती है। वो 2 जनजाति कौन सी है? टोंडा और बक्करवाल। ठीक है, तो टोडा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाती है। ये भैंस का पशुपालन करते हैं, भैंस पशुपालन। ठीक है,
भैंस का पशुपालन करके ये भैंस का पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब आ जाते हैं बक्करवाल। ये बक्करवाल जो है इन ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। ये बकरी और भेड़ पालकर ये बकरी और भेड़ पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्या क्या पॉइंट हो गया अभी? सबसे पहले हमने देख लिया कि कितने परसेंट जनजातियां कुल हमारी जनसंख्या का 8.6% जनजातियां हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, टोटल जनसंख्या के 8.6% जनजातियों की आबादी है। लेकिन उसमें से 3 ऐसी जनजातियां हैं जो प्रमुख है, सबसे ज्यादा है, गौड़ और भील और संथाल। ठीक है, ये टोटल, और संथाल जो है वो मिजोरम का 95% जनजातियों की आबादी है। वहां पे संथाल जनजातियों की आबादी मिजोरम में 95% है। ठीक है, उसके बाद दूसरे पॉइंट को हम देखिए कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें टोटल उसकी आबादी का 95% आबादी जनजातियों की है। कौन सी है वो? लक्षद्वीप। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम कि एक ऐसा भी स्टेट हम देखते हैं जिसमें कि सबसे कम जनजातियों की आबादी है, वो है गोवा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। लेकिन उसके बाद फिर से एक पॉइंट आता है कि ऐसे कौन से स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे बिल्कुल भी जनजातियां पाई ही नहीं जाती। वो कौन कौन से हैं? एक हो गया पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक एक करके हम देखेंगे कुछ राज्यों में जो कि इंपॉर्टेंट जनजातियां उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। कौन से? मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसमें इंपॉर्टेंट लिखेंगे गौड़, भील, मिहाल और गौड़। लेकिन गौड़ ऐसी जनजाति है जो सब सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की सर्वाधिक। ठीक है, भारत के यहां पे मेंशन कर लेना। ठीक है, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। आपको दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपको कहां कहां देखने को मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा पॉइंट 1, गौड़ जनजाति से। पॉइंट 1 क्या है? भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है ये। पॉइंट 2, ये आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे होगे कि अपने भारत के 5 राज्य में ऐसे है कि जहां पे गौड़ जनजाति ही पाई जाती है। इसीलिए इसको बोल सकते हो आप कि सबसे ज्यादा जनजातियों की जो संख्या है वो गौड़ जनजातियों की है, भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, देखते हैं मेघालय। मेघालय की जनजातियां उनके मेघालय की पहाड़ियों के नाम पे है।
तो इससे आपको सभी को याद ही हो गया मेघालय की कौन कौन सी जनजाति हो सकती है। मेघालय कौन कौन सी है? गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, कौन कौन सी है इसको ध्यान में रखना है, गारो, खासी और जयंतिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो है कुकी, आगामी और मैतेई। कौन कौन सी हो गई? कुकी, आगामी और मैतेई। मेघालय की कौन कौन सी हो गई? गारो, खासी, जैंतिया। मणिपुर कुकी, आगामी और मैतेई। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की बात करेंगे तो नागा, कोन्या और मैतेई। ये कौन कौन सी हो गई नागालैंड की? नागा, कोन्या और मैतेई। ऐसे ही आगे जाते हैं हम मिजोरम। जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मेघालय का हो गया गारो, खासी, जयंतिया। मणिपुर कुकी, आगामी, मैतेई। नागालैंड नागा, कोन्या और मैतेई। मैतेई देख रहे होगे आप, मणिपुर की भी जनजाति है और नागालैंड में भी ये जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मिजोरम। यहां की जनजाति है लाखेर, कुकी, ठीक है, लाखेर और कुकी जनजाति जो प्रमुख जनजाति है, ठीक है। ये हो गया अभी मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। एक एक करके फिर से एक बार रिवाइज करो फटाफट। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया साथ साथ में। मणिपुर कुकी, आगामी और मैतेई। नागालैंड नागा, कोन्या और मैतेई। मिजोरम लाखेर और कुकी। अब आप देख रहे होंगे कुछ चीजें सेम ही है, जैसे मणिपुर का कुकी और मिजोरम में भी कुकी जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में मैतेई, मणिपुर में मैतेई जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं वो देखेंगे। ये भील, गोड़ और कोली, ठीक है। ध्यान रखो कि जो इंपॉर्टेंट है भाई सिर्फ उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देख रहे हैं हम। ये नहीं है, ऐसे तो बहुत सारी कई सारी जनजातियां, कई अलग अलग राज्य में कई अलग अलग जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सब याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखेंगे। भीड़ और गौड़, इसके पहले मैं आपको बताया था कि ये जो गौड़ जनजाति है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति है। ये आपके सीधे सीधे 5 राज्यों में पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? गौड़ जनजाति आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार याद दिला देता हूं कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, भूलना नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल, संथाल जनजाति और मुंडा जनजाति, हाँ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिमाग में आया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से संबंधित है, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग 2 4 5 स्टेट को पढ़ चुके हैं, उससे जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि द्रौपदी मुर्मू जी
कौन सी जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र का क्या हो गया, भील, गौड़ और कोली। भीड़, गौड़ और कोली। उड़ीसा का क्या हो गया, उड़ीसा का हो गया हमारा संथाल और मुंडा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं झारखंड। झारखंड में क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, संथाल, मुंडा। ठीक है, इसमें भी आपको जैसे उड़ीसा में भी, उड़ीसा में संथाल और मुंडा, झारखंड में संथाल और मुंडा, और इंपॉर्टेंट है आपका असुर। ठीक है, संथाल, मुंडा, और झारखंड में भी संथाल, मुंडा, और एक और ऐड ऑन कर लेना आप, असुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हो गया, महाराष्ट्र में भेल, गौड़, काली, कोली, और उड़ीसा में संथाल और मुंडा, झारखंड में संथाल और मुंडा और असुर। लास्ट में एक बार क्लास के जैसे एंड होने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट में इस वीडियो का भी शॉर्ट, जैसे कि अभी भी मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे ही क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में भी बता दूंगा। और उसमें शॉर्ट ये करने वाला हूँ कि जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ कि संथाल जनजाति ऐसे कौन कौन से स्टेट से है, सिर्फ आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे संथाल जनजाति उड़ीसा, झारखंड और ये। ठीक है, ऐसा कुछ बताने वाला हूँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक टाइप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसको मैं पहले लिख देता हूं और फिर आप लोगों को समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, बताता हूं, क्योंकि लिखने में ही आप लोगों का टाइम ज्यादा जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। और आप लोगों के पास अब इतना टाइम एग्जाम का नहीं बचा है कि आप लोग उसको लिख के नोटबुक बनाओ या फिर इतना टाइम लगाओ वीडियो में। ठीक है, पहले मैं लिख के इसको तैयार करता हूँ, फिर बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कौन सी जनजाति है, संथाल, लोधा और असुर। अभी जैसे कि इसके पहले हम देखे थे, झारखंड की भी क्या थे, संथाल और असुर भी उसमें कॉमन था। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे हम इसको, मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ पूरी ट्रिक। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगरिया, बैगा, मुरिया और बस्तर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं गद्दी, बकराइल। ये बकराइल तो अभी हम पढ़े थे। ठीक है, स्टार्टिंग में मैं आपको बता दिया था कि जो भेड़ और बकरी पाल के अपना जीवन यापन करते हैं, गुज्जर और किन्नौर। ठीक है, लक्षद्वीप में अमीनी द्वीप, कोया, मालमीस। ठीक है, अंडमान निकोबार, अंडमानी, सेंटलीज और सैम्पेन। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट देख लो इसको। पश्चिम बंगाल में संथाल और असुर इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अगरिया, बैगा, मुरिया, बस्तर। हिमाचल प्रदेश गद्दी, बकराल, गुज्जर और किन्नौर, इसमें इंपॉर्टेंट है बकराल और किन्नौर, इसको जरूर ध्यान में रखना है। लक्षद्वीप अमीनी द्वीपी, कोया और मालमीस। अंडमान निकोबार, अंडमानी, सेंटलीज और सैम्पेन। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बोला था कि देख लेते हैं, शॉर्ट में देखने से पहले ये देख लेते हैं कि विश्व के प्रमुख जनजाति कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको शॉर्ट में बता देता हूं। लेकिन हाँ, जो एक क्वेश्चन रह गया था कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से जनजाति से संबंधित है, तो वो है संथाल जनजाति। ठीक है, कौन सी है, संथाल जनजाति, ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को ये कमेंट करना है कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा दिया हूं, उड़ीसा भी पढ़ा दिया, झारखंड भी पढ़ा दिया, पश्चिम बंगाल भी पढ़ा दिया, जहां जहां संथाल जनजाति पाई जाती है वो सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब आप लोग ये बताओ कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। ठीक है, आप लोग ये कमेंट करो। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक, बहुत ज्यादा तो नहीं, एक एक करके आपको बता देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा ग्रुप डी का एग्जाम स्टेट लेवल का एग्जाम तो है नहीं, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, उसको देख लेते हैं फटाफट। ये है विश्व की प्रमुख
विश्व की जनजातियों के बारे में अब देखेंगे। बर्बर मोरक्को की जनजाति है। बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका की है। मसाई जो है वो पूर्वी अमेरिका मतलब केन्या साइड की है। ठीक है। माओरी न्यूजीलैंड। बोरो बोरो मतलब ब्राजील से कनेक्ट करो सीधे सीधे ऐसे। पापुआंस मतलब पापुआ न्यू गिनी, हर कोई पढ़ा ही होगा। नुबा नुबा सूडान। ठीक है। रेड इंडियन सीधे सीधे हर किसी को पता है, रेड इंडिया मतलब यूएसए अमेरिका कनाडा में। ठीक है। निग्रो मध्य अफ्रीका और फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, निग्रो फुलानी और मसाई, ये तीनों आप सीधे सीधे इतना ध्यान रखो कि अफ्रीका का है। ठीक है। फुलानी पश्चिम अफ्रीका, निग्रो मध्य अफ्रीका और मसाई पूर्वी अफ्रीका, और ऐसे ही बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका का है। ठीक है। क्या एक बार फिर से रिवीजन करो। बर्बर मोरक्को, बंतू पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है। मसाई पूर्वी अफ्रीका मतलब केन्या साइड का। माओरी न्यूजीलैंड। बोरो ब्राजील। पापुआंस न्यू गिनी। नुबा सूडान। रेड इंडियन मतलब कनाडा। ठीक है। निग्रो मध्य अफ्रीका और फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया था कि क्लास के अंत में आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बताने वाला हूं जो भारत के प्रमुख जनजाति हैं उनको हम इंपॉर्टेंट कैसे समझ रखेंगे और याद कैसे रख पाएंगे ज्यादा अच्छे से। ठीक है। उसको देख लेते हैं फटाफट एक एक। अभी तक हम क्या देख रहे थे, स्टेट वाइज देख रहे थे कौन से स्टेट में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। अब ये जो शॉर्ट में हम देखने वाले हम ये देखेंगे कि कोई एक जनजाति है, मान लेते हैं मुंडा जनजाति है, संथाल जनजाति है, गौंड जनजाति, जो भी जनजाति है वो कौन कौन से राज्य में पाई जाती है। ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम गौंड जनजाति, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज बार बार गौंड की बात आ रही है, आप इसको ध्यान में रखना सब लोग, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे पहले फिर से ये तीसरी बार सेम क्लास में तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूं तो प्लीज ध्यान रखो। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। राइटिंग पे मत जाओ भाई, क्योंकि अभी ना आपके पास इतना टाइम है कि आप नोट्स बनाते बैठो अच्छे राइटिंग के साथ, और नोट्स का कोई फायदा नहीं, वहां पे एग्जाम में टिक लगाना है सिर्फ। ठीक है। तो उसको अच्छी राइटिंग में बनाओ, बुरी राइटिंग में उस पर मत जाओ। सिर्फ इतना समझ आ रहा है ना, गौंड जनजाति कहाँ कहाँ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं हम संथाल जनजाति। संथाल ये आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में पाई जाती है। ठीक है। गौड़ हो गया, और संथाल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड। ठीक है। अभी इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये भी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में। अब देखो इसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितना इजी हो गया है। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बार बार एक चीज देख रहे होगे कि सारी जनजातियों का बार बार सिर्फ इन्हीं कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके बीच में ही सारी जनजातियां सिमट के रह जा रही हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है। संथाल जनजाति हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। मुंडा जनजाति पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। अब इससे सीधे सीधे आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ही देख लेते हैं और छत्तीसगढ़ को देख लेते हैं।
ये तीन स्टेटों में गौड़ और संथाल और मुंडा जनजाति तीनों पाई जा रही है। ठीक है, ऐसे आप इसको और शॉर्ट बना सकते हो भाई, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी नागा जनजाति की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, नागा जनजाति, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में। नागा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिर्फ 3 राज्य में नागा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे इजी है भाई, याद रखना बिल्कुल, आप गारो खासी जयंतिया, इसको तो ऐसे ही याद रख लो, ऐसे ही लिख लेते हैं, सिर्फ मेघालय में, मेघालय, गारो खासी जयंतिया। ये इतना टाइम का जो हम पढ़े थे, जो आपको एकदम शॉर्ट में अगर ध्यान में रखना, अगर ध्यान में रख पा रहे हो तो ये इजी हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे ना, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में फिर कुछ भी क्लियर नहीं होता, आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता, ये सिर्फ रट के ही आपसे क्लियर हो सकता है। लेकिन जब आपको ये पता है कि कौन से स्टेट में कौन कौन से जनजाति पाई जाती है, तब तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन आपके लिए इजी बना रहा हूं मैं, बस देख लो। ठीक है, मेघालय में आपको गारो खासी जयंती है, फिर समझ लो गारो खासी जयंतिया जो है वो मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही आ जाते हैं हम टोडा जनजाति। टोडा अभी हम पढ़े थे, टोडा जनजाति क्या है? नहीं यार, तमिलनाडु में ये पाई जाने वाली, तमिलनाडु में पाई जाने वाली नीलगिरी की पहाड़ियों पे, पहाड़ियों पे ये, यही वो जनजाति है जो भैंस पालन करके अपना जीवन यापन करता है। ठीक है, अभी एक और रह गया, देख लेते हैं, थारू। थारू जनजाति देख के, थारू जनजाति जो कि हम उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं देखे, देख लेते हैं। ये ऐसी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। कहां पे? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ऐसे ही एक है गद्दी और गुज्जर जनजाति, ये आपको मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। ये आपका सबसे शॉर्ट हुआ भाई, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और ज्यादा शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। बहुत अच्छी क्लास हुई अभी की, और आगे ही ऐसी ही अच्छी क्लास देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे नीचे ही WhatsApp चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो। आपको पहले से ही सारे उसमें जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है वो आपको शॉर्ट रिटर्न में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको देखने का टाइम नहीं मिलता, और रिवीजन के टाइम पे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फटाफट आप देख के कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और ऐसे ही अच्छी क्लासेस चलती रहेंगी। प्लीज सब्सक्राइब करो, और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखो कि भाई कहाँ पे एक एक दो दो घंटे में यही देख पा रहा हूँ, जैसे कि स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि छोटे छोटे पे टॉपिक को लेकर यार 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे, या एक एक 1.5-1.5 घंटे की कई पार्ट में क्लासेस ली जा रही है। भाई ग्रुप डी के लिए क्या इतना ज्यादा जरूरी है कि नहीं 3-3 घंटे लगाएगा सिर्फ एक टॉपिक में? तो फिर उसको यही एक टॉपिक अगर उसको जनजाति पढ़नी हो, फिर तो पूरा बुक ला के पढ़ेगा वो यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है भाई, आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। सबसे बड़ा पॉइंट एग्जाम को निकालने का एक बड़ा पॉइंट होता है
कि ये नहीं कि क्या क्या पढ़ना है, ये देखो कि क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो यार, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। आप वर्कआउट करने भी जा रहे हो तो वहां पे ये ध्यान रखो कि क्या नहीं करना है। सब कुछ वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजें होती है या बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, तो सिर्फ ये नहीं होता ना कि कुछ भी लेके आ गए, पूरी दुकान लेके आ जाओ, आप रख लो और पढ़ते रहो, कभी एग्जाम नहीं निकलना और कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक कभी कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए ये ध्यान रखो कि क्या कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है, उसको प्लीज ध्यान रखो। और ये सारी चीजें मैं ध्यान में रख के आपकी क्लास को कस्टमाइज करता हूँ, और यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान में रख के कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है, सिर्फ मैं उसी चीजों पे बात करता हूँ। ओके, धन्यवाद।